124 to 238. Okay, and it's also include Sales of Goods Act and Partnership Act. So in this semester we have to complete at least three subject. Okay, first one is second part of the contract, second one is partnership, and third one is Sales of Goods Act. So is it clear to everyone? सर ये सेक्शन रिपीट कर देंगे प्लीज दोबारा. यस मैम, सेक्शन आपका 124 से लेकर के 238 तक में कॉन्ट्रैक्ट सेकंड आता है. ओके, बट ये कंप्लीट सेक्शन है, हमें इसमें सारे सेक्शंस नहीं पढ़ने हैं, मतलब कुछ टॉपिक हैं इनमें वही पढ़ने हैं, बट मोटा मोटा आपका कॉन्ट्रैक्ट सेकंड यहाँ से यहाँ तक है, लाइक 124 से लेके 238 तक. देन हमें पार्टनरशिप एक्ट इसमें पढ़ना है, वो एक न्यू लॉ है, न्यू इन द सेंस की कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है. एंड एक और सब्जेक्ट है दैट इज अ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, वो भी हमें पढ़ना है इस सेमेस्टर में. सो ये तीनों चीजों को कवर कर लेते हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट सेकंड कंप्लीट होता है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. ओके, सो नोट्स आप सबको कॉलेज ने प्रोवाइड किया है कि नहीं? सर उन्होंने दिया है, कर दिया है. उन्होंने दिया है, लेकिन सर जो पिछली बार आपने नोट्स दिया था वो काफी काम का था, और उसमें बाद के 3 तो इसी में काम आएंगे अभी जो आपके थे, वो दे दीजिएगा सर प्लीज. हाँ, ग्रुप में आप में से कोई मैसेज एक बार करे तो मैं वो वाला नोट शेयर कर, मतलब मैं अपना जो मेरे पास जो है मैं वो शेयर कर देता हूँ, एंड आप अपना वाला भी शेयर कर देना, तो थोड़ा मेरे को आइडिया लग जाएगा कि कौन सा बेटर नोट्स है, या दोनों को, मतलब कभी होता है ना कि इसमें कुछ अच्छे टॉपिक है, कुछ टॉपिक उसमें अच्छे हैं, तो मिला जुला के पढ़ाएंगे. ओके, तो जो मेरे पास है मैं शेयर कर देता हूँ, ग्रुप पे मैसेज करो कोई, तो क्योंकि ग्रुप में काफी दिन से मैसेज नहीं आया तो दिख नहीं रहा है ग्रुप. सर मैं, हाँ जी सर ऐसा है, ये जो ग्रुप बना है ना, इसमें केवल एडमिन ही मैसेज डाल सकता है और कोई दूसरा मैसेज नहीं डाल सकता, हमें अपना ग्रुप बनाना पड़ेगा. सर एक आप सबका ग्रुप था, उसमें आप सब मैसेज करते थे, मेरे को याद नहीं है, एक ग्रुप था, सिरी ने ग्रुप था ना? हाँ जी सर, वो लेकिन उस पे मैसेजिंग चल रही है, आप मुझे लगता है उस ग्रुप के पार्ट नहीं है एनीमोर. मे भी कोई रिमूव कर दिया होगा, मुझे पता नहीं है. मैं हाँ आपको ऐड कर देते हैं, मैं आपको नहीं, ऐड कर आप देती हूँ. देखो, सुनो मैडम प्लीज मुझे भी ऐड कर दीजिए. सुनो आप अपना सिरी, नंबर. सुनो, हाँ आप जी सर. नहीं करो, आप मेरे को मैसेज करना, नोट शेयर किया है, बट आपके पास जो कॉलेज वाला है ना वो मेरे को भेजना, तो वो भी. तो फर्स्ट टॉपिक इज योर इन दिस सेमेस्टर. रौनक सर, मेरे को ये पूछना है इसमें कि आप पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद आता रहेगा, क्योंकि आपने उसके बारे में लिख करके भी आए हैं, तो याद रहता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके ओके सर, थैंक यू. फर्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. ओके, so contract of indemnity, it is your first topic in the contract second. so contract of indemnity क्या हो रहा है, मतलब कि आपने देखा था शुरू में ही, लाइक जब आपने कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट पढ़ा था, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए एटलीस्ट 2 पार्टीज की रिक्वायरमेंट होती थी. इज इट राइट? सर ओके, सो बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को फ्रेम करने के लिए देयर आर 3 पार्टीज मैंडेटरी. ओके, लाइक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो गया, या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी पढ़ेंगे, तो इन सब चीज़ों में, लाइक इन सब टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में एटलीस्ट 3 पार्टीज होनी चाहिए. ओके, नोट्स है, नोट से भी आप लोग देखना पढ़ना है, बट बेयर एक्ट से चीज़ें और क्लियर होती है, इसलिए अभी मैंने बेयर एक्ट ओपन किया है. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही रहा है, बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो 3 पर्सन के बीच में हो रहा है. ओके, अब कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो रहा है, तो वो वही सारे फॉर्मेट यूज किए जाएंगे जो कि हमने पहले पढ़ लिया है. कॉन्ट्रैक्ट में जो भी चीजें पहले पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जो भी चीजें पहले रिक्वायरमेंट थी, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आप मानोगे कि इंक्लूडेड है. इज इट क्लियर?
इज इट क्लियर? यस सर। और एक ये रहता है ना कि बच्चे बीच बीच में आते रहते हैं, तो बार बार इससे भी थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। इन लोग को मैक्सिमम 17 तक आ जाना चाहिए। तो इसमें क्या क्या रहा है, इसकी डेफिनेशन अच्छे समझना आप सब। अ कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर पार्टी। मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी से प्रॉमिस कर रहा है टू सेव द अदर from loss caused by him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person, each called a contract of indemnity। जैसे कि एग्जांपल भी यहाँ पे, a contract to indemnify B against the consequences of any proceeding which C may take against B in respect of a certain sum of 200 rupees। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। ओके, तो पहले भी आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। अब जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे बस सुनना और समझना, कुछ चीज़ों को अगर लिखना होगा तो आप लिख लेना। पहला आप लिखोगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी इट इज गिवन अंडर सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड फॉर द क्रिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी 3 पार्टीज इज मैंडेटरी। ओके, फिर थर्ड आप लिखोगे कि इसमें क्या हो रहा है कि एक पर्सन ए है, दूसरा पर्सन बी है, और एक पर्सन सी है या कोई भी हो सकता है। तो हम ए बी सी मानते हैं। तो ए बी से कहता है कि बी अगर तुम्हें मेरे थ्रू कोई लॉस होता है, ओके, मतलब ए ने बी से बोला कि बी अगर तुम्हें मेरे थ्रू कोई लॉस होता है या तुम्हें सी के थ्रू कोई लॉस होता है तो उस लॉस को मैं कंपनसेट करूंगा। दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। किसको किसको नहीं क्लियर हुआ? सर कोई एग्जांपल के साथ बता दीजिए। हाँ जी मैम, जस्ट एग्जांपल फिर से लेते हैं ना, जैसे कि 3 हम पर्सन लेते हैं, जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल जैसे। हाँ जी, वही बता रहे कौन से हैं। केसेस में ऐसा होता है? एक पर्सन हो गए राम, श्याम, और एक हम मान लेते हैं लक्ष्मण। राम, श्याम, लक्ष्मण, ऐसे 3 पर्सन हो गए। तो राम ने श्याम से बोला कि श्याम अगर तुम्हें मेरे थ्रू कोई लॉस होता है, ओके, राम ने श्याम से कहा कि श्याम अगर तुम्हें मेरे थ्रू कोई लॉस होता है तो मैं उसको कंपनसेट करूंगा। इसके अलावा अगर तुम्हें सी के थ्रू, सी इन द सेंस लक्ष्मण के थ्रू भी कोई लॉस होता है तो मैं तुम्हें उसके लिए भी कंपनसेट करूंगा। दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द गारंटी, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब ही होता है क्षतिपूर्ति करना। ओके, मतलब कि जैसे कि आप ऐसे समझो कि आप हो, ओके, तो आपको मतलब यहाँ पे एक पर्सन हम ले लेते हैं यशवीर। ओके, तो यशवीर जी ने आपसे बोला, जैसे कि आप जानते हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एटलीस्ट 2% तो होने चाहिए। तो यशवीर जी ने आपसे बोला कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करो, या जो भी मतलब हो ऐसा कोई एक सिनेरियो रख लेते हैं कि आप ये वर्क करो, अगर इस वर्क में आपको मेरे थ्रू कोई लॉस होता है या सी के थ्रू, सी कोई भी हो सकता है कि उसके थ्रू कोई लॉस होता है, तो उस लॉस के लिए मैं आपको कंपनसेट करूंगा। दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। क्लियर? किसको नहीं समझ में आया? हेलो सर, आ गया समझ। नहीं, और सब बताएं। सर ये जो इंडेमनिटी बॉन्ड्स होते हैं वही बॉन्ड हुए ना? हाँ सर, वही बॉन्ड्स हुए। सर हम Yes, Bipesh, still please. Do you want to ask something? सर थोड़ा लेट ज्वाइन किए हैं हम, ये बोल रहे हैं। अच्छा, सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से हमने स्टार्ट किया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या होता है कि ये मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं क्षतिपूर्ति की संविदा। क्षतिपूर्ति इन द सेंस कि
किसी पर्सन को कोई लॉस हो रहा है तो उस लॉस को आप कंपनसेट कर रहे हो। तो लॉस या तो हमारे थ्रू होता है या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू। थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है। ओके, तो अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी को आप ले लो, तो इंश्योरेंस कंपनी, जैसे कि आपकी कार है और आपने अपने कार का इंश्योरेंस लिया, ओके, सो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट रहता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी ही रहता है कि वो बोलता है कि अगर तुम्हें, मतलब जैसे कि एक इंश्योरेंस कंपनी, अगर उसकी कार से अगर आपका कार डैमेज हुआ, आपने इंश्योरेंस लिया, वो तो आपको देगा ही इंडेमिनिटी। प्लस कार इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस कंपनी ये भी बोलती है अगर आपका कार सी इन द सेंस किसी भी पर्सन का डैमेज होता है तो भी मैं आपको इंडेमिफाई करूंगा। दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। इवन देन पूरा जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आपका है, सॉरी इंश्योरेंस जो है आपका, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी लाइक क्षतिपूर्ति की ही कॉन्ट्रैक्ट पे या क्षतिपूर्ति की संविदा पे बेस होता है। इज इट क्लियर? सर हाँ, क्योंकि जैसे कि आप एक प्रैक्टिकल चीज सोचो तो लॉस हमें दो पर्सन के थ्रू होता है। दो इन द सेंस, एक जिसके साथ करते हैं उसके भी तो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है लॉस, और दूसरे में मतलब आते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन इन द सेंस कि कोई भी कार हमें लॉस कॉज कर सकता है, डैमेज कॉज कर सकता है। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि प्रॉमिसर ने प्रॉमिस से प्रॉमिस किया कि अगर तुम्हें मेरे थ्रू लॉस हो रहा है या एनी अदर पर्सन, एनी अदर में कोई भी हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकता है, तो उसके भी थ्रू लॉस हो रहा है, तो आई विल कंपनसेट टू यू, एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। सर नॉर्मल सेंस में इसका मतलब ये होगा एक तरह की गारंटी थर्ड पर्सन दे रहा है, सो दैट कि कोई कॉन्ट्रैक्ट करने में मतलब जो है कि कोई अगर डाउटफुल हो तो वो मतलब बिना डाउट के कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि उसका लॉस थर्ड पर्सन मतलब वो फुलफिल कर देगा, मतलब जो उसका जो अगर ऐसा कुछ होता है तो। हाँ ठीक है सर, बट जो नहीं, इसमें एक सेकंड, एक्सक्यूज मी, इसमें जो है एनी अदर मींस ही शुड आल्सो बी द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन, प्लीज से अगेन सर। एनी अदर पर्सन, Sir, any other person, he should be the part of the contract also, or maybe some else. I am telling sir, any other person include whole person who is exist in the society. ओके, मैंने एग्जांपल दिया ना कार का, जैसे कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, और आपने कार लिया और कार का आपने इंश्योरेंस कराया। तो इंश्योरेंस जब आप कराते हो तो इंश्योरेंस कंपनी कहता है कि आपकी कार को कोई भी डैमेज करता है, कोई इन द सेंस कि एनी अदर पर्सन, एनी अदर मतलब कोई भी हो, ठीक। तो एक तो वो खुद रहता है, अगर मतलब इवन कहता है कि मेरे थ्रू अगर कोई लॉस होता है उसे तो मैं कंपनसेट करूंगा ही। इसके अलावा मेरे अलावा लाइक एनी अदर पर्सन, लाइक कोई अदर भी अगर आपको कोई डैमेज करता है, सो आई विल कंपनसेट यू। तो आप बस इतना ही दिमाग में अपने आप सब रखो कि इंडेमनिटी इन द सेंस की क्षतिपूर्ति, और आपको जो लॉस होता है वो लॉस मेरे थ्रू हो या किसी भी पर्सन के थ्रू हो, तो उस लॉस को कंपनसेट करेगा वो पर्सन जिसने प्रॉमिस किया है। ओके, तो आपसे अगर किसी ने किसी भी चीज के लिए प्रॉमिस किया है तो आपको लॉस किसी भी पर्सन के थ्रू है, उसके पर्सन उसी पर्सन के थ्रू हो, वो आपको कंपनसेट करेगा। क्लियर? ओके सर, गेट इट। हाँ, सो अभी भी किसी को कोई क्वेश्चन कोई डाउट तो पूछ लो, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है तो थोड़ा सा शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, देन बाद में और चीजें अच्छे से क्लियर होती रहेगी। सो सर कोई भी डाउट? सर बेयर एक्ट की लैंग्वेज ना लिख के मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं फिर? द लॉस बाय मी और एनी अदर पर्सन आई विल कंपनसेट दैट लॉस, मतलब ए और बी के बीच एग्रीमेंट होता है। मेरे सुन लीजिए 2 मिनट सर, ए और बी के बीच एग्रीमेंट होता है। ये ए कहता है बी को, भाई तेरे कोई भी क्षतिपूर्ति मेरे द्वारा या किसी थर्ड पर्सन के द्वारा होगी तो मैं फुलफिल करूंगा उसे। यही है ना सर? बिल्कुल 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 सही सर, बिल्कुल सही। और आप सब ये जानते हैं ना, जैसे आपने टर्म इंश्योरेंस लिया या बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, ठीक है, तो वो सब इसी में फॉल करती हैं कि
आपको जैसे कि कोई इंश्योरेंस कंपनी है तो उसका कोई मैनेजर है, कोई ऑनर है, तो उसकी खुद की तो कार है ही है, तो अगर वो अपनी कार से अगर आपकी कार डैमेज करता तो वो तो खुद ही कंपनसेट करेगा। इसके अलावा वो ये भी कहता है कि XYZ आपको कोई और भी डैमेज करता है कार को तो आई विल कंपनसेट टू यू। ओके, सो ये आपका टोटली इंश्योरेंस पे बेस है, एंड कंपनसेशन वो खुद से लॉस होने पे भी देगा, और कोई दूसरा इन सेंस कोई थर्ड पर्सन कर रहा है तो उसके भी थ्रू वो देगा। बट अब क्यों देगा, कैसे देगा, अब ये सब मतलब बहुत डीप डाउन की चीजें हैं। लाइक लोग ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए कंसिडरेशन देते हैं, जैसे कि आप इंश्योरेंस लेते हैं तो उसका प्रीमियम देते हैं, टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो आप मंथली या 6 मंथली या ईयरली आप प्रीमियम देते हैं, तब वो आपसे प्रॉमिस करता है कि आई विल कंपनसेट टू यू इफ यू गेट एनी लॉस, राइट। वो तो कंसिडरेशन हो गया ना सर, वो तो नहीं, मैं बता रहा हूँ कि वही ना, कि कोई आपको तभी इंडेमनीफाई करेगा जब आप कॉन्ट्रैक्ट किए रहोगे, और कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए आपने देखा ही होगा, मैंने बोला भी कि आपको वो शुरू वाली सारी एसेंशियल कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, लाइक एग्रीमेंट, कंसिडरेशन, सब कुछ इन्वॉल्व होना चाहिए। इसलिए ना मैंने इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस बताया कि सर इसको एक सिंपल लैंग्वेज में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई है वो ये कह सकते हैं कि दो पक्षों के बीच में कोई ऐसा समझौता हो सकता है, अगर किसी एक पक्ष को कोई भी क्षति होती है, चाहे वो सामने वाले पक्ष के द्वारा या किसी अन्य पक्ष के द्वारा, चाहे वो जिसका जो है मॉनेटरी कोई वैल्यू हो, तो उसके अकॉर्डिंग सामने वाला पक्ष उस क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायित्व रहेगा जिसके अगेंस्ट उन्होंने एग्रीमेंट किया है। सीधा से ये लिख सकते हैं ना इसको। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही। इसमें तो ये तो इतना इजी है ना कि पूछे ही नहीं। जैसे ये तो ऐसे हमारे फैमिली भी कहते हैं, जैसे अगर आपको कभी होता है ना बचपन में कभी कोई लॉस हो गया, किसी ने पेन चुरा लिया, तो अब पेरेंट्स खरीद के दूसरा दे देते थे, लाइक उस चीज को कंपनसेट कर देते थे, मतलब वो तो वैसे ही है। तो सिंपल सा है यहाँ पे, जैसा कि आप सबने बताया कि लॉस अगर आपको हुआ है तो प्रॉमिसर के थ्रू हुआ है तो खुद कंपनसेट करेगा ही, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू हुआ है तो भी प्रॉमिसर कंपनसेट करेगा, क्योंकि उसने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी था। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, मतलब कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए। सर ये डेफिनेशन के हिसाब से तो सिंपली वही है कि ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, इन एडिशन उसमें एडिशनल पार्ट ये है कि अगर लॉस होता है दूसरी पार्टी को तो जो प्रोमिजर है वो उसको कंपनसेट करेगा, जो डेफिनेशन इटसेल्फ सेज दैट। अदरवाइज तो जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में तो किसी को प्रॉफिट हो लॉस हो उससे कोई फर्क नहीं, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन मतलब जो है कॉन्ट्रैक्ट की जो है वही जो है उसको उसके बेस पे उनको काम करना पड़ेगा। बट इसमें क्या है कि जो प्रोमिसर वो प्रॉमिस कर रहा है कि तुझे लॉस नहीं होने दूंगा मैं, उसको जो है कि ही इज गिविंग गारंटी दैट वे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम सब। नेक्स्ट है आपका राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड। अच्छा बताओ, आप सबने पढ़ा, सो हु इज इंडेमनिटी होल्डर? हु इज इंडेमनिटी होल्डर बताओ। सेकंड Who has purchased the bond, that is indemnity सर bond. जिसको क्षतिपूर्ति करवाने का अधिकार है, मतलब होल्डर का मतलब ये है कि अगर मैंने किसी दूसरे पक्ष के साथ में समझौता किया कि सामने वाला पक्ष मेरी क्षतिपूर्ति करेगा तो मैं वहां पे इंडेमनिटी होल्डर रहूंगा, यानी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी पक्ष। हाँ, ऐसे भी कह सकते हैं, जो विक्टिम है वही इंडेमनिटी होल्डर है। ओके, सो यहाँ पे कह रहा है कि राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड, मतलब जो विक्टिम है, लाइक जिससे बोला गया था कि तुम्हें कोई लॉस होगा तो लॉस कंपनसेट करेंगे, तो जिसको लॉस हुआ है, लाइक लॉस हमेशा विक्टिम को होता है, या लॉस होने वाले पर्सन को विक्टिम बोलते हैं। सो वो सूड कब फाइल कर सकता है, लाइक केस कब फाइल कर सकता है? टू रिकवर इंडेमनिटी। ओके, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स है वो दिखते हैं। सो द प्रोमिसी in a contract of indemnity
acting within scope of his authority is entitled to recover from the promisor. Like indemnity holder promisor से वो सारी चीजों को रिकवर कर सकता है जिसके लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था. ओके, तो पहला आ रहा है इसमें ऑल डैमेजेस विच मे बी कंपल्ड टू पे इन सूट in respect of any matter to which the promisee to indemnify applies. Okay, मतलब वो सारे डैमेजेस के लिए वो रिकवर कर सकता है पैसा जिसके लिए उन लोगों का एक तरीके से इंडेमिनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. मतलब होता है ना कि जब भी आप कोई टर्म इंश्योरेंस लेते हो, किसी चीज का इंश्योरेंस कराते हो, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज कंडीशनल होती हैं. एंड इवन देन जैसे कि आपके पास कोई वो है, आप कोई ट्रेड कर रहे हो, तो हो सकता है 10 चीज़ों का आपने इंश्योरेंस कराया हो, 2-3 चीज़ों का ना कराया हो. तो कहने का मतलब ये कि जितना आपने इंश्योरेंस कराया है उन सारी चीज़ों का आप डैमेज ले सकते हो, जिसका आपने नहीं कराया है उसका आप डैमेज नहीं ले सकते. बट जिस चीज़ों का आप वो कराए हो इंश्योरेंस, अगर वो डैमेज होती है, उन्हें कोई प्रॉब्लम कॉज होती है, तो उनके लिए आप कंपनसेशन ले सकते हो. फर्स्ट वन इज क्लियर? सर एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए प्लीज. एंड सर इंडेमिनिटी होल्डर भी समझा दीजिए दोबारा. इंडेमनिटी होल्डर इन द सेंस विक्टिम. ओके, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि आपको कोई लॉस होगा तो मैं आपको कंपनसेट करूंगा, बट मैं आपको कंपनसेट नहीं करने गया, तो आप इंडेमनिटी होल्डर हो, आप विक्टिम हो. और जब मैं आपको कंपनसेट नहीं करूंगा तो आप केस फाइल करोगे. केस किसके लिए फाइल करोगे? वो 3 ग्राउंड है. पहला ग्राउंड है कि उन डैमेजेस के लिए केस फाइल करोगे जो डैमेजेस आपको कॉज हुए हैं, और उन डैमेजेस के लिए मैंने आपसे इंडेमनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया था. ओके, जैसे कि आपके पास 20 प्रोडक्ट हैं, 20 प्रोडक्ट इन द सेंस कपड़े का बिजनेस है, गोल्ड का बिजनेस है, ऐसे ऐसे 20 मतलब चीज़ों का बिजनेस करते हो. आपने 8 चीज़ों का अगर मेरे साथ वो कॉन्ट्रैक्ट किया था इंडेमनिटी वाला, तो 8 चीज़ों के लिए तो आप कंपनसेशन रिकवर कर सकते हो. बट जिसका आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया इंडेमनिटी वाला, वो डैमेज होने पे भी आप मेरे से कंपनसेशन रिकवर नहीं कर सकते. फर्स्ट पॉइंट इज सेइंग दैट. इज इट क्लियर? यस सर. ओके, सेकंड कह रहा है ऑल कॉस्ट which he may be compelled to pay in any such suit if in bringing or defending it he did not contravene the order of the promisor and acted as it would have been prudent for him to act in the absence of any contract of indemnity, or if the promisor authorize him to bring or defend the suit. ये बहुत अच्छा पॉइंट है. अब बताओ ये क्या होगा? सेकंड वाला बताओ. मतलब कोर्ट की डिग्री है जैसे 20 साल पहले मिला करती थी, मतलब जितना भी खर्चा पानी उसका उसको कोर्ट केस करने में हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति प्रोमिसी करेगा, ये कहने का मतलब प्रोमिसर. सेकंड वाले में जी सर. और कोई? और कोई बताए? सर एक बार दोबारा से बोल देंगे क्या, इसको थोड़ा क्लियर नहीं है. सर इसमें मेंशन है, मैंने ये शेयर किया हुआ है. चलो कोई नहीं, सर ने ठीक बताया है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. कि आप वैसे आपको शुरू से ही पता होगा कि अगर आप इनोसेंट पार्टी हो तो इनोसेंट पार्टी के पास शुरू से ही राइट होता है कि वो सूट को फाइल करने एंड पूरे केस को लड़ने में जो भी कॉस्ट आता है वो भी रिकवर करने का उसके पास राइट होता ही है. ओके, तो ब्रिंगिंग द सेट सूट फाइल करना मतलब ले आना कोर्ट में, और डिफेंडिंग. सो ब्रिंगिंग एंड केस को डिफेंड करने में, लाइक आर्गुमेंट, इन सब चीजों करने में जो भी कॉस्ट आता है, तो उन चीजों को के लिए भी वो मतलब क्लेम करके वो पैसा ले सकता है. तो पहला चीज उसमें क्या आया था? पहला चीज आया था कि वो जो डैमेजेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हुआ था. सेकंड में क्या आ गया कि ब्रिंगिंग लाइक सूट को लाने में और डिफेंड करने में जो कॉस्ट लगा वो आप रिकवर कर सकते हो. बोथ पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन?
दोनों पॉइंट्स क्लियर है सबको? यस सर। ओके, थर्ड ऑल सम सर सर सुनाई नहीं दे रहा, प्लीज सर। अच्छा, अभी को वॉइस आ रही है? सर ये सेकंड पॉइंट में ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग इट तो समझ आ गया, बट उसके बाद ही डिड नॉट कॉन्ट्रवीन द ऑर्डर्स ऑफ द प्रोमिसर एंड एक्टेड, पूरा एंड तक डिफेंड द सूट तक तो समझ नहीं आया। कह रहा है कि he didn't contravene the order of the promiser. Okay. Yes. And further कह रहा है and acted as it would have prudent for him to act in the absence of contract of indemnity. Or promiser authorized him to bring, वही चीज है कहने का मतलब है ना कि आपने देखा सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आवाज कट रही है सर। अच्छा, सबके साथ ये प्रॉब्लम है कि एक दो के साथ प्रॉब्लम है? अब आ रही है। नहीं, सभी के साथ। ओके, अब कैसी वॉइस आ रही है? अभी आ रही है सर। ओके, सो एक्चुअली ये जो सेकंड पॉइंट है ना, वो पूरा पॉइंट घुमा फिरा के यही कह रहा है। ओके, मतलब पूरे पॉइंट का कंक्लूजन यही है कि ब्रिंगिंग ए डिफेंडेंट में जो कॉस्ट आएगा वो भी उसके लिए वो क्लेम कर सकता है। ओके, मतलब वो घुमा फिरा के होता है ना, आपने कंसिडरेशन की डेफिनेशन देखा होगा, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस डेफिनेशन देखा होगा, तो एक ही चीज को आपने देखा होगा ना, तो ब्रेक कर करके मल्टीपल वे में लिखते हैं, तो मीनिंग एक ही है। ओके ओके हाँ, so next one is all sums which he may have paid under terms of any compromise of any such suit if the compromise was not contrary to the order of the promisor and was one which it would have been prudent for the promisee to make in the absence of contract of indemnity or promisor authorize him to compromise the suit. तो ये भी ऊपर के ही जैसा है, जैसे यहाँ पे एक सेकंड, एक विजय कुमार, हाँ, सो यहाँ पे ये कह रहा है शॉर्टकट तरीके से कि उन सम के लिए भी, मतलब ऑल सम आ गया तो वो सारे सम के लिए भी आप मतलब कहते हैं ना कि सूट फाइल कर सकते हो या शूट कर सकते हो जो किसी कंप्रोमाइज में आ रहा है। कंप्रोमाइज जैसे कि ऐसे आप समझो, देखो तीनों चीज, दो चीजें तो आपकी सेम है, ये थर्ड वाला थोड़ा डिफरेंट है। थर्ड वाला डिफरेंट इसलिए जैसे कि एक बात हम ये समझते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं शिरीन, आपका एक कंपनी है, आपको 2 लाख का लॉस हुआ, तो पहला ऑप्शन ये है कि आप ऑल डैमेजेस वाले क्लॉज में जाके केस फाइल करो, तो ऑल डैमेजेस मतलब वो 2 लाख रिकवर करो जिसका आपने वो कराया है, इंश्योरेंस लिया है, एंड उसके साथ साथ सेकंड वाले का यूज करो, लाइक ब्रिंगिंग एंड डिफेंडिंग में जो भी कॉस्ट आता है वो आप रिकवर करो। ओके, अगर आप वो दोनों नहीं करते हो, ओके, और आपके बीच और इंश्योरेंस कंपनी बीच जैसे कि कोई कंप्रोमाइज हुआ, ओके, और कंप्रोमाइज में ये बोला कि कोई बात नहीं, आप सूट फाइल नहीं करो, मैं आपको 1,80,000 या 1.5 लाख दे देता हूँ, ओके, और वो अमाउंट अगर आपको नहीं मिलता है, सो यू हैव राइट टू फाइल द सूट। ओके, गॉट इट सर। हाँ, मतलब अगर पार्टीज जो है आपस में निगोशिएट करती हैं, इंश्योरेंस कंपनी बहुत करती है, इंश्योरेंस कंपनी इतना ज्यादा कंप्रोमाइज करती है ना, मतलब बहुत मोटा मोटा ऐसे, मतलब एक लमसम फिगर अपना वो करके कर देती है। जैसे कि पहले तो वो चेक कराएगी, जैसे कि मान लेते हैं कि आपकी बाइक है, कोई भी चीज हुआ, अगर डैमेज हुआ तो पहले चेक कराएगी कि कहीं फेक तो नहीं है चीजें, अगर उसे फेक नहीं लगा, मतलब सब कुछ जेन्युइन लगा, तो आपसे कंप्रोमाइज कर लेगी कि देखो बाइक है, 5 साल यूज कर ले, इतनी डैमेज हुई है, तो प्रेजेंट कॉस्ट के अकॉर्डिंग आप 10,000 ले लो, 20,000 ले लो, तो ऐसे ही करती हैं। ओके, कोर्ट तक कौन ही केस ले जाएगा। क्लियर? यस सर। हाँ, तो किसी शूट में, शूट इन द सेंस किसी भी केस में कंप्रोमाइज होता है तो वो कंप्रोमाइज वाला उसे अमाउंट देना पड़ेगा। चलो, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी देखा, प्लस ये भी इसमें देखा
कि इंडेमनिटी होल्डर के पास राइट कब रहता है टू फाइल सूट। 3 सिचुएशन है, पहला है सारे डैमेजेस को रिकवर करने के लिए, ब्रिंगिंग एंड डिफेंडिंग के लिए, एंड थर्ड वन इज जो कंप्रोमाइज वाले वो सम्स होते हैं उसके लिए भी वो केस फाइल कर सकता है। सो रीड अगेन एंड इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। एक बार आप सब फिर से रिवीजन कर लो, कोई क्वेश्चन डाउट हो तो पूछो। एक कंप्रोमाइज वाले केस में जो है अमाउंट हमारा कोई अराइव्ड आगे हो गया तो उस केस में एक्चुअल को लॉस नहीं मिलेंगे ना, केवल कंप्रोमाइज्ड लॉस मिलेगा। सर अगर आप किसी चीज पे एग्री हो जाते हो, ठीक है, तो कंप्रोमाइज सम इज इक्वलेंट टू एक्चुअल कॉस्ट। जैसे कि आपको मतलब 10 लाख रुपए सेरेन से लेने थे, बट आपने बोला कोई बात नहीं, आप मेरे को 8 ही लाख दे देना, तो आप एग्री हो गए ना, तो एक्चुअल कॉस्ट की इक्वलेंट होता है। ओके नहीं, ये मैं एक्चुअल में यही पूछना चाह रहा था कि यदि मान लो बाद में कंप्रोमाइज के लिए डिनाई करता है तो वो फिर एक्चुअल लॉस पे फाइल नहीं कर सकता, कंप्रोमाइज पे ही करेगा ना। एक बार सर फिर से पूछना। मान लो मुझे लॉस हुआ 10 लाख का, हाँ, और बाद में हम इंश्योरेंस कंपनी से हमारा नेगोशिएट हो गया कि 6 लाख में मैं मान जाता हूँ, हाँ। फिर कंपनी कहती है नहीं मैं 6 भी नहीं देती, तो मैं 10 का भी क्लेम कर सकता हूँ या 6 का ही कर सकता हूँ? सर जैसे कि अगर बाय राइटिंग कंप्रोमाइज होगा तब तो आप 6 का ही करोगे। ओके, क्योंकि बाय राइटिंग कंप्रोमाइज हो रहा है तो 6 का ही करोगे, और बाय राइटिंग कंप्रोमाइज नहीं है, लाइक सेकंड पार्टी पास कोई प्रूफ नहीं है, तो आपका जो एक्चुअल डैमेज है उसके लिए कर सकते हो। कंप्रोमाइज का तो राइटिंग में, ओरल तो वैल्यू नहीं रखेगा ना। वही ओवरऑल वो करेंगे भी नहीं आपसे। यस यस यस। Is it clear to everyone? यस सर क्लियर है। ओके, तो सबको क्लियर है ना, किसी को कुछ पूछना तो नहीं? अच्छा, आपके क्लास में टोटल स्टूडेंट हैं कितने? नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द गारंटी। ओके, बहुत अच्छा ये टॉपिक है आपका, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द गारंटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द गारंटी में पहले आपको ये लर्न रखना है कि इसमें भी 3 पार्टीज होते हैं। ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज कौन कौन से हो गए? पहला आता है श्योरिटी, सेकेंड वन इज प्रिंसिपल डेटर, थर्ड वन इज क्रेडिटर। Okay, so how many parties required in the contract of guarantee? Sir, please repeat once. I'm saying 3 parties sir. I'm saying we will discuss contract of guarantee, and contract of guarantee includes 3 parties. First one is surety, second one is principal debtor, and third one is creditor. Okay, सो इन तीनों पार्टी से मिलकर के ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनता है। इज इट विजिबल? यस सर। यस सर विजिबल है। ओके, सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये भी एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही है, टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। यहाँ पे क्या बोला? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है?
कि एक कॉन्ट्रैक्ट है टू फॉर्म हिज प्रॉमिस, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि आपको अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करना पड़ेगा या अपनी लाइबिलिटी को परफॉर्म करना पड़ेगा। डिस्चार्ज ऑफ द लाइबिलिटी इन द सेंस कि अपनी लाइबिलिटी को फुलफिल करना पड़ेगा। किस लिए फुलफिल करते हो? ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, मतलब थर्ड पर्सन कोई डिफॉल्ट करता है तो आप अपने मतलब लाइबिलिटी को परफॉर्म करते हो या फुलफिल करते हो या कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करते हो। ओके, फर्दर इतना पहले कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आया? यस सर। कोई बात नहीं, पूरा आएगा। फर्दर यहाँ पे कह रहा है कि द पर्सन हु गिव द गारंटी इज कॉल्ड श्योरिटी। फर्दर कह रहा है द पर्सन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड प्रिंसिपल डेटर। Third one is, and the person whom guarantee is given is called creditor. A guarantee may be either oral or written. Okay. तो पहले आप सेक्शन लिखोगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी लिखोगे, देन थ्री पार्टीज से मिलकर के बनता ये लिखोगे। फोर्थ वन इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी आइदर ओरल और रिटन। ये 4 पॉइंट आपको लिखना ही लिखना है ना, मतलब इसे हम ओरली और रिटन दोनों तरीके से कर सकते हैं। बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिटी आप याद रखना, ओरल और रिटन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिटन है। बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आपका आइदर ओरल और रिटन। सो इज इट क्लियर? यस सर। सर ये डिफरेंस कैसे हुआ इंडेमिटी वाले में और 124 और 126 में? क्या सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रहे हैं, इंडेमिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट बता ऑफ रहे हैं। गारंटी देन? पहले ये भी पढ़ लो फिर बताते हैं। सो यहाँ पे क्या है कि 3 पार्टीज है ना, तो एक एक पार्टी को पहले समझते हैं ना। तो पहला श्योरिटी, सेकंड प्रिंसिपल डेटर, थर्ड वन इज क्रेडिटर। ओके, तो श्योरिटी वो पर्सन होता है जो गारंटी देता है। ओके, जैसे मैंने गारंटी दिया, सो आई एम अ श्योरिटी। जिसके लिए मैंने गारंटी दिया दैट इज अ प्रिंसिपल डेटर। ओके, और जिसको मैंने गारंटी दिया है दैट इज अ क्रेडिटर। ओके, जैसे कि मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ, तो जैसे मान लेते हैं बीपीएस को एक कार चाहिए और 10 लाख रुपीस की। इनके पास 5 लाख रुपए कैश में है, 5 लाख का ही फाइनेंस कराना चाहते हैं, मतलब लोन लेना चाहते हैं। तो बैंक ने बोला कि आप जाओ एक गारंटर लेके आओ, जिसे श्योरिटी बोलते हैं यहाँ पे। एक श्योरिटी लेके आओ जो तुम्हारे साइड से बोल सके कि अगर बीपीएस पैसा नहीं देगा तो मैं दूंगा। ओके, तो बीपीएस के पास 5 लाख कम है। ओके, और बीपीएस को 5 लाख कौन देगा? बैंक देगा। कब देगा? जब श्योरिटी गारंटी देगा। ओके, तो बीपीएस कौन हुए? प्रिंसिपल डेटर। मैं गारंटी देने गया तो मैं कौन हुआ? श्योरिटी। और बैंक कौन हुआ? क्रेडिटर। ओके, बैंक ने पैसा दिया तो बैंक इज क्रेडिटर। जिसने पैसा लिया दैट इज प्रिंसिपल डेटर। 5 लाख कौन एक्स्ट्रा लिया है कार लेने के लिए? बीपीएस ने। सो प्रिंसिपल डेटर मतलब मेन कर्जदार कौन है? प्रिंसिपल डेटर में होता है मेन, मतलब होता है मेन कर्जदार। कौन है? बीपीएस। दिया है तो मैं श्योरिटी हूँ। क्रेडिटर मतलब जिसने क्रेडिट की दिया है। क्रेडिट किसने दिया है? बैंक ने दिया। 5 लाख का क्रेडिट दिया है बीपीएस को, तो क्रेडिटर कौन हो गया? बैंक। पहले तीनों पार्टी तो क्लियर है ना, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर होता कौन है? हाँ जी यस सर। बताइए आपको क्या पूछना है। रौनक सर 1 मिनट लूंगा मैं। हम लोग बैंक गारंटी बॉन्ड लेते हैं तो मैं 2 मिनट बताऊंगा। तो बैंक, उस बैंक गारंटी बॉन्ड में बैंक श्योरिटी होता है, और जो कॉन्ट्रैक्टर हमारा बैंक गारंटी देता है वो क्रेडिटर नहीं है, क्रेडिटर डिपार्टमेंट है ना इसमें सर? सर होता ये है ना कि बहुत से हमारे स्पेशल लॉज हैं। ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट जो हम पढ़ते हैं 80-70 मतलब ये 80-72 वाला, ये हमारा जनरल कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, जनरल कॉन्ट्रैक्ट के अलावा बहुत सारे स्पेशल लॉज हैं। स्पेशल लॉज मतलब इंडिविजुअल रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड अदर स्टैट्यूट, छोटे छोटे लेवल में बहुत सारे हैं, तो उनके थ्रू होता है। ओके, इवन देन अगर आपने आर्टिकल 12 पढ़ा होगा तो उसमें बहुत सी चीज़ों को स्टेट कंसीडर किया गया है। तो जितनी चीज़ें स्टेट कंसीडर की जाती है वो ऑटोमेटिक अपने लिए लॉ रूल्स बना सकती हैं, और लॉ रूल्स ऑर्डिनेंस बनाने के बाद वो अपने हिसाब से भी काम कर सकती है ना। तो ये एक जनरल प्रिंसिपल है।
ओके। इसके एक्सेप्शन हजारों मिलेंगे आपको, बट ये एक जनरल प्रिंसिपल हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज को पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है ना। ये एक जनरल प्रिंसिपल है। जनरल प्रिंसिपल में यही होता है कि सिक्योरिटी एक मतलब थर्ड पर्सन होता है, मतलब आप किसी को पकड़ के लाते हो। क्रेडिटर मतलब जो भी पैसा देता है, चाहे वो कार कंपनी हो गया, बैंक हो गया, कोई भी हो गया। प्रिंसिपल डेटर वही होता है जिस जो कर्ज लेता है। ओके, क्लियर? क्लियर सर। हाँ, तो ये 3 पर्सन हो गए। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी तो हम 3 पर्सन को समझे कि तीनों पर्सन है कौन। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में रोल किसका प्ले होगा ज्यादा, ये बताओ। मेन रोल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में किसका है? गारंटी का। डेटर। सभी लोग बताओ। मतलब जो श्योरिटी देता है। श्योरिटी श्योरिटी हाँ, श्योरिटी का होगा। नाम ही है, इसका नाम ही है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ओके, तो अब यहाँ पे डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मींस इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस। मतलब सिक्योरिटी को अपनी प्रॉमिस परफॉर्म करना पड़ेगा या लाइबिलिटी को फुलफिल करना पड़ेगा। किसके लिए करना पड़ेगा? थर्ड पर्सन के लिए। थर्ड पर्सन कौन है? प्रिंसिपल डेटर है। कब करना पड़ेगा चीजों को परफॉर्म? जब थर्ड पर्सन डिफॉल्ट होगा, मतलब फेल होगा अपनी चीजों में। जैसे कि प्रिंसिपल डेटर ने बोला था कि विद इन 1 ईयर मैं 5 लाख बैंक को लौटा दूंगा। अगर वो नहीं लौटा पाया तो क्रेडिटर किसको पकड़ेगा? सिक्योरिटी को पकड़ेगा। सो देयर सिक्योरिटी इज लाइबल टू परफॉर्म द प्रॉमिस, लाइक सिक्योरिटी इज लाइबल टू पे द 5 लाख रुपीज टू द क्रेडिटर। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में मतलब हम लोग क्या पढ़ते हैं? सिक्योरिटीज की लाइबिलिटी पढ़ते हैं। तो सिक्योरिटी की लाइबिलिटी ये होती है कि प्रिंसिपल डेटर अगर डिफॉल्ट हो जाता है, लाइक अपना पे नहीं कर पाता है, तो उसके बिहाफ पे सिक्योरिटी क्रेडिटर को पे करता है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में 3 पार्टीज होती हैं। वो तीनों पार्टीज आपने देखा। तीनों पार्टीज कौन कौन है वो आपने देखा। सिक्योरिटीज कौन है, वो कब लाइबल होगा, आपने वो देखा। अब आपको सबको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो वो बताओ। हो सकते हैं, क्रेडिटर का ही हो सकते हैं, और हाँ सर, ये तो मिनिमम बिल्कुल सही। ये तो हाँ। मिनिमम पार्टीज मैंने आपको बताया। मिनिमम 3 होना चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर यहाँ पे कोई ऐसा भी इसका एक्सेप्शन है जहाँ पे जो है गारंटर या श्योरिटी उसका क्षतिपूर्ति के लिए मना कर सकता है? कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है सर? सर आपकी वॉइस ना क्लियर थोड़ी नहीं है, फिर से पूछना आप। सर यहाँ पे इस वाले गारंटी वाले केस में कुछ ऐसा है जहाँ जो श्योरिटी यानी गारंटर जो रहता है वो मना कर सकता है कि मैं इस क्षतिपूर्ति के लिए नहीं एग्री हूँ, और लीगली वो वैलिड भी होगा? कोई ऐसी कंडीशन है? सर जनरली जो हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो उसमें यही है कि पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्ज देने की होती है प्रिंसिपल डेटर की। मतलब जिसने कर्ज दिया है वो दे। अगर वो XYZ किसी भी सिचुएशन में डिफॉल्ट करता है, लाइक पे नहीं कर पाता है, तो देन लाइबिलिटी सिक्योरिटी की आएगी। ओके, ये जनरल सिचुएशन है और ये ऐसा हम लोग को इसमें पढ़ना भी है और यही मेंशन भी है। बट जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है, प्रैक्टिकल सिचुएशन में सिक्योरिटी गारंटी तो देता है बट सिक्योरिटी लाइबल नहीं होता, मतलब बच जाता है। कुछ ज़्यादा उस पर वो नहीं रहता, मतलब बहुत खास हो उस पर बर्डन हो, सारी चीज़ें नहीं रहती। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, सिक्योरिटी गारंटी इजिली नहीं देता। आज के टाइम पे जैसे कि अगर मैं आपको कुछ चीज़ बताऊं, तो जब शाहरुख खान के लड़के को अरेस्ट किया गया था तो उसके लिए गारंटर जूही चावला पड़ी थी। ओके, ऐसे बड़े बड़े लोग। तो आप जैसे कि आपके एक दोस्त ने 5 लाख की कार लिया, 2 लाख उसने दिया, 3 लाख रुपए उसने लोन लिया। तो आप पहले ये देखोगे कि इसकी 3 लाख से बहुत ज्यादा की प्रॉपर्टी, इसका घर है, इसका लैंड है। अगर ये कैश नहीं दे पाया तो बैंक इसके घर को परचेस करेगी, लैंड परचेस करेगी, इतना कुछ करेगी, तब भी नहीं होगा, तब मेरे पास आएगी। तो लोग ऐसे लोगों के लिए गारंटी देते हैं। कभी भी भिखमंगों के लिए या बेगर पर्सन के लिए कोई गारंटी नहीं देगा। ओके, गारंटी बहुत खास लोगों को, बहुत से लोगों को जान समझ के ही देते हैं लोग। मतलब ऐसे ही रोड पे चलते हुए लोगों को कोई गारंटी, मतलब किसी के लिए गारंटी कोई नहीं देता है।
ओके, तो श्योरिटी का नंबर ही नहीं आता, मतलब गारंटी श्योरिटी उसी के लिए देगा कि उसकी हैसियत कुछ हो। सर और प्रॉपर्टी भी सर, प्रॉपर्टी भी गारंटी सर, यहाँ पे जो मतलब वो वैसे तो गारंटी हो सकती है, बट यहाँ पे जो सिक्योरिटी की बात किया गया वो नेचुरल पर्सन की बात किया गया है, ह्यूमन बीइंग के लिए। हाँ हाँ। और जो आप कह रहे हो ना वो अलग चीज होता है, उसमें जैसे ये होता है कि जैसे मैं बैंक से लोन लेने गया 5 लाख का, तो बैंक से मेरे को बोला कि या तो एक गारंटर लेके आओ, मतलब एक सिक्योरिटी लेके आओ जो गारंटी दे। सिक्योरिटी हमें नहीं मिला, कोई रेडी नहीं हुआ, तो मैंने 10 लाख की जमीन की कागजात को बैंक के पास रख करके 5 लाख रुपए उससे लोन ले लिया। तो वो जो डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज है वो हमारी तरीके से गारंटी है टू द बैंक। ऐसे भी लोग करते हैं, जो आपने केसीसी सुना होगा, किसान क्रेडिट कार्ड। सो तो केसीसी पे लोग बहुत, वो एग्रीमेंट डिफरेंट होता है सर? सर मैंने बताया ना कि आप एक जनरल लॉ पढ़ रहे हो, इसके अलावा बहुत सारे स्पेशल लॉज होते हैं, वो यहाँ के थ्रू नहीं होंगे। ओके, ये एक जनरल लॉ है। हम लोग मेजर 15, 20, 22, 25 मैक्सिमम जनरल लॉ पढ़ते हैं, क्योंकि 3 साल में आप क्या है क्या पढ़ लोगे। बाकी मतलब मेजर लॉ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जिसमें सारी चीजें आती है, वही हम पढ़ते हैं। बाकी आपके लिए छोटे छोटे बहुत सारे लॉज हैं, मतलब आप देखेंगे तो कम से कम 500-600 से ज्यादा लॉज हैं। हर साल आपको मैं बताऊं तो 30-40 तो नए लॉज बनते हैं। आपको भी गूगल करना कि लिस्ट ऑफ लॉज और स्टैट्यूट विच मेड इन 2023 या 2024 का देखोगे तो 50 लॉ बनाया गया होगा।